वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के चैप्टर का नेम क्या है? दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म हमारी क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा कोई भी सब्सटेंस जो है, जब वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स को कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स बोल देते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने जो है 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है, या हम लोगों को 118 एलिमेंट्स पता है, जिनमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स ये हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ये हम लोगों को नेचर से मिले हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं मैन मेड एलिमेंट्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं और प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है। लेकिन अभी भी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो फंसा हुआ है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई स्टूडेंट साइंटिस्ट को कि उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी। तो आप लोग खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है 118 एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे तो वो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, कितना ज़्यादा ब्रॉड स्टडी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि कुछ साइंटिस्ट ने उस टाइम पे क्या सोचा कि वो जो है एलिमेंट्स को जो है इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे सेम ग्रुप में लाई करेगी। सो टू स्टडी ऑल दीज एलिमेंट्स वन बाय वन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना स्टूडेंट्स एक एक करके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो सम साइंटिस्ट एट दैट टाइम अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए मैनर दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो है एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रखेंगे वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे। और जब वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? उस ग्रुप के सिर्फ एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और बाकी जितने भी उस ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे उसी की तरीके से प्रॉपर्टीज़ को रखेंगे। तो हम लोगों को इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। इसी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि साइंटिस्ट ने जो था एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी। बिकॉज इफ वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इन ईच ग्रुप, साइंटिस्ट ने क्या कहा स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है एक ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे तो हम लोगों को बाकी कोई भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी सारी जो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो सेम ग्रुप में हैं, तो वो सेम प्रॉपर्टीज़ को रख रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा? वेरियस अटेम्प्ट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स की डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी। उनमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जो था डोबेराइनर ने जो है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी, जिसको उन्होंने नाम दिया डोबेराइनर्स ट्राइड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। तो डोबेराइनर ने क्या किया स्टूडेंट्स? इन्होंने 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया? ट्राइड बोल दिया। और ऐसे 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी स्टूडेंट्स दैट ऑल द 3 एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर ली और उसके बाद वो जो 3 एलिमेंट इन्होंने लिए थे उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इन्होंने क्या किया? सपोज कर लीजिए इन्होंने 3 एलिमेंट ले लिए PQR। तो इन PQR को इन्होंने लिया स्टूडेंट्स और इस तरीके से लिया कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी और इनका जो मास था, इनका जो एटॉमिक मास था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। मतलब P का मास जो था स्टूडेंट्स कम था, फिर Q का उससे ज़्यादा था और R का सबसे ज़्यादा था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ABC भी हमारा क्या है? सपोज कर लीजिए ट्राइड है जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो A का मास सबसे कम होगा, फिर B का होगा और फिर C का मास उससे ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स डोबेराइनर ने जो है अपने प्रिंसिपल में क्या बोला कि जो हमारा सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो जो है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के सम के एवरेज के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोबेराइनर्स ट्राइड, व्हेन वी ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, देन द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ
द टू एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो हमारे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम के एवरेज के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डोबेराइनर ने सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन करी थी, दैट इज़ 9 एलिमेंट। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स जिस टाइम में डोबेराइनर ने अपनी क्लासिफिकेशन करी थी उस समय 33 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि जो डोबेराइनर थे वो सारे एलिमेंट्स की जो थी क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे अपने ट्रायड में। तो इनका जो फर्स्ट ट्रायड था स्टूडेंट्स, जिसको इस समय हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक साथ रखा। लिथियम का एटॉमिक मास 7 था, सोडियम का एटॉमिक मास 23 था और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 था। तो डोबेराइनर के लॉ के हिसाब से स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा स्टूडेंट्स वो हमारे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के सम के एवरेज के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग इसको प्रूफ करके देखें तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, 7 है, और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, 39 है। तो आप लोग जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 223 कितना होता है, 46 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, जो डोबेराइनर ने बोला वो बिल्कुल सही हो गया कि जो हमारा सोडियम का एटॉमिक मास कितना निकला, 23 निकला, और इसका ओरिजिनल मास भी कितना होता है, 23 होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो डोबेराइनर का ट्रायड था ये सक्सेसफुल रहा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सभी हमारे क्या थे, मेटल्स थे स्टूडेंट्स। इन सभी की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स इनकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे थे तो ये क्या फॉर्म कर रहे थे, अल्कली बेस की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि जो डोबेराइनर का फर्स्ट ट्रायड था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी और उन एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स उन्होंने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। और उन्होंने क्या बोला था कि सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से इनका जो फर्स्ट ट्रायड था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स डोबेराइनर का जो सेकेंड ट्रायड था वो प्रेजेंट मोमेंट में अब क्या कहलाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 था स्टूडेंट्स, स्ट्रोंशियम का जो था एटॉमिक मास 88 था और बेरियम का एटॉमिक मास 137 था। तो अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर कि जो हमारा सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा स्टूडेंट्स वो हमारे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के सम के बराबर होगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस बेरियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स, 40 है और बेरियम का एटॉमिक मास कितना है, 137 है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 177 आ जाएगा। और इसको आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 88.5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने जब डोबेराइनर के हिसाब से जो है एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 88.5 आ रही है और यहाँ हम लोगों को 88 मिल गया। तो हम लोगों ने क्या माना है स्टूडेंट्स, ये अप्रॉक्स है, ठीक है, ये वैल्यू जो थी अप्रॉक्स थी। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो डोबेराइनर का ट्रायड था वो सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम था ये तीनों मेटल्स थे। इन सभी की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे तो इन सभी के जो ऑक्साइड्स थे स्टूडेंट्स उनका बेसिक नेचर निकल के आ रहा था। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रायड में एलिमेंट्स रखे थे इन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी ये क्या थी, सिमिलर थी। और यहाँ पे जो इनका एटॉमिक मास निकल के आया सेकेंड एलिमेंट का वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के सम के एवरेज के बराबर भी था। तो स्टूडेंट्स इनका जो सेकेंड ट्रायड था ये भी सक्सेसफुल रहा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है डोबेराइनर के थर्ड ट्रायड को देख लेते हैं जिसको हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स इन्होंने क्या रखा, इसमें इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। तो क्लोरीन का हमारा मास कितना होता है, 35.5 होता है। ब्रोमीन का हमारा एटॉमिक मास 80 होता है और आयोडीन का हमारा एटॉमिक मास होता है 127। तो हमारा जो स्टूडेंट सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो हमारे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के सम के बराबर होगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करके देख ले रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस आयोडीन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एवरेज लेना है। तो यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट, 35.5 और हमारा आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, 127।
तो इसको स्टूडेंट्स जब आप लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 81.25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना था 80 था, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है 81.25 आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इनका एटॉमिक मास निकल के आया है ये एक्यूरेट नहीं है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बना दिया स्टूडेंट्स, इसको एक ट्रायड बना दिया। तो इवन जो इन्होंने लॉ दिया है स्टूडेंट्स वो भी कहीं कहीं जगह पे ये सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन स्टूडेंट्स हमारे क्या थे, सभी हमारे नॉन मेटल्स थे। तो इनकी वैलेंसी कितनी थी 1 थी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो ये क्या फॉर्म कर रहे थे, एसिड्स फॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी थी तीनों की वो भी सिमिलर थी, और जो मास था वो नियरली अप्रॉक्स में कितना आ रहा था, सेम आ रहा था। तो स्टूडेंट्स ये 3 ट्रायड्स जो थे डोबेराइनर ने जो थे उस टाइम पे क्लासीफाई करे थे। स्टूडेंट्स जो क्लासिफिकेशन डोबेराइनर ने की थी वो सफिशिएंट नहीं थी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इनकी फेलियर क्या थी कि इन्होंने जो था स्टूडेंट्स ऑल द नोन एलिमेंट्स आर नॉट फिटेड इन द ट्रायड्स, ओनली 3 ट्रायड्स आर फॉर्म्ड, कि उस टाइम पे स्टूडेंट्स 33 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और ये सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड्स की फॉर्मेशन कर पाए थे। तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक इनका यही था स्टूडेंट्स कि ये सारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे। और सेकंड इनका ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने ट्रायड में देखा कि जो इन्होंने ट्रायड वाला रूल दिया, इन्होंने क्या बोला कि जो सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के सम के एवरेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है 80 है, लेकिन इनके रूल के बेसिस पे कितना निकल के आ रहा है 81.25 निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी इनका एक ड्रॉबैक हो गया कि इन्होंने जो ट्रायड खुद फॉर्म किया वहाँ पर भी इनका लॉ जो था फेल हो गया था, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो डोबेराइनर की जो क्लासिफिकेशन थी वो सफिशिएंट नहीं मानी गई। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो स्टूडेंट्स जब डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो था फेल हो गया तो लगभग 35 ईयर्स बाद उसके न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया, और उन्होंने अपने लॉ में जो था स्टूडेंट्स म्यूजिकल टोन और केमिस्ट्री को क्या किया, रिलेट किया। क्योंकि स्टूडेंट जो न्यूलैंड थे ये म्यूजिकल लवर थे, और इंसान जिस चीज़ से लव करता है ज़्यादातर उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उन्हीं चीज़ों को क्या करता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करता है और इन्हीं चीज़ों को क्या करता है, रिलेट करता है। तो न्यूलैंड जो थे स्टूडेंट्स ये म्यूजिकल लवर थे, और इन्होंने म्यूजिकल टोन और केमिस्ट्री को रिलेट करके अपनी क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट्स की। तो इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से म्यूज़िक में 7 टोन प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं सा रे गा मा पा धा नी, और हर 7वीं टोन के बाद जो 8वीं टोन होती है स्टूडेंट्स वो हमारी क्या होती है, रिपीटिशन होती है। सपोज करिए सा, अगर हम लोग सा पे हैं तो ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8th में फिर सा आ गया। तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से हमारी जो म्यूजिकल टोन है हर 7वीं टोन के बाद जो 8वीं टोन होती है वो हमारी पहली टोन की क्या हो जाती है, रिपीटिशन हो जाती है, जहाँ से हम लोग काउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है एलिमेंट्स को जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करें तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स वो हमारे 8th एलिमेंट के साथ क्या रखेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। तो सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद जो हमारा फ्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन भी सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर हम लोग लिथियम से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स तो लिथियम से हम लोग काउंट करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो लिथियम और सोडियम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी को रखेंगे। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी क्या रखेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ को रखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर हम लोग स्टूडेंट्स जो है एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास पे रखेंगे, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट इज द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स जो हमारे 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही हमारे फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी या उसकी रिपीटिशन होगी, जस्ट लाइक इन ए म्यूजिकल टोन। जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी म्यूजिकल टोन में होता है कि अगर हम लोग फर्स्ट टोन पे हैं तो हमारी जो 8th टोन होगी वो सेम होगी। उसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और हमारा जो 8th एलिमेंट है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला। स्टूडेंट्स जो न्यूलैंड्स का लॉ था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लॉ माना गया, और इनके लॉ के अब हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं। तो मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
तो पहली मेरिट क्या थी स्टूडेंट्स, ही वॉज द वन हु अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड डिस्कवर्ड एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स न्यूलैंड हमारे एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को जो था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हमारा जो एटॉमिक मास है ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो एटॉमिक मास है और हमारा जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ये एक दूसरे के साथ जो है रिलेटेड है। तो इनका जो पहला पॉइंट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड आउटकम क्या था स्टूडेंट्स, दैट इज़ पीरियोडिसिटी। तो ही सेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड रिपीट आल्सो। तो इन्होंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं जो है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है कि जो हमारे एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर नेचर रख रही हैं और वो एक दूसरे को रिपीट कर रही हैं, या उनमें जो है स्टूडेंट्स एक चेंज आ रहा है और वो जो चेंज है स्टूडेंट्स वो एक वे में इंक्रीज़ हो रहा है या एक वे में डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, पीरियोडिसिटी बोल दिया। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होने लगे कि हमारी कोई भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट करने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और ये इनके लॉ का जो था, ये न्यूलैंड्स लॉ का जो था स्टूडेंट्स मेन आउटकम था। अब थर्ड मेरिट इनकी क्या थी, ही ग्रुप्ड लाइटर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप विच इज़ एक्चुअली राइट। इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को जो था एक ही ग्रुप में रखा जो कि बिल्कुल करेक्ट था, जैसे कि हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स भी फॉर्म करे और जितने भी स्टूडेंट्स इन्होंने ग्रुप फॉर्म करे उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सिमिलर थी। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के मेरिट थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि इन्होंने जो था एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज़ को रिलेट किया और पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स हमारा, दैट इज़ डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो गया, ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, ये भी फेल हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो जिस टाइम पे न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जिनमें से जो है जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ कैल्शियम तक की ही एप्लीकेबल था। बाकी जितने भी और हैवियर एलिमेंट्स थे उसमें लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, फेल हो गया। अब सेकेंड ड्रॉबैक क्या था कि एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर दिस लॉ डज नॉट फॉलो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्स जो थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद डिस्कवरी हुई उनकी, वो जो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब थर्ड ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स कि न्यूलैंड्स अज्यूम दैट देयर आर 56 एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचर एट दैट टाइम एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। अब न्यूलैंड ने क्या सोच लिया था स्टूडेंट्स, न्यूलैंड ने एज्यूम कर लिया था कि उनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं और फ्यूचर में जो है कोई भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था। और जो इनका मेन ड्रॉबैक था स्टूडेंट्स कि टू मेक हिज लॉ सूटेबल, अब इन्होंने अपने लॉ को सूटेबल बनाने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स पुट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट इवन दे डू नॉट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने 2 एलिमेंट्स को क्या किया स्टूडेंट्स, एक ही स्लॉट में रख दिया। इन्होंने बोला कि हर एक स्लॉट में हम लोग जो है एक एलिमेंट को पुट करेंगे और उसका मास क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज होगा। लेकिन ये अपने लॉ को सूटेबल करने के लिए, फिट करने के लिए 2 एलिमेंट्स को एक साथ पुट कर दिया और उन दोनों एलिमेंट्स की जो स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम भी नहीं थी। तो इन सारे ड्रॉबैक्स की वजह से, इन सारे लिमिटेशंस की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूलैंड्स का लॉ था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब होता क्या है कि जब न्यूलैंड जो थे स्टूडेंट्स अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव पे वर्क कर रहे थे तो इन्हीं के पैरेलल में मेंडलीव भी अपनी पीरियोडिक टेबल पे वर्क कर रहे थे। तो न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को जब दे दिया तो उसके 2 से 3 साल बाद मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई कर दिया। तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और मेंडलीव ने सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया। और प्रिंसिपल में क्या कहा कि व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब भी हम लोग जो है एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे, तो जो भी हमारे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करने लगेगी स्टूडेंट, रिपीट करने लगेगी। मतलब यहाँ पे भी पीरियोडिसिटी का ही कॉन्सेप्ट था कि जो भी हमारे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमारे एटॉमिक मास के साथ क्या रखेगी, पीरियोडिक फंक्शन को शो करेगी। तो इन्होंने भी वही बोला जो न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में बोला था। अब नोट करके स्टूडेंट्स आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी है वो उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को लेकर करी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो या तो ऑक्साइड्स के होते हैं या वो उनके हाइड्राइड्स के होते हैं। तो इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को लेकर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एलिमेंट के शो किया है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि मेंडलीव ने किस तरीके से अपनी पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया था और उन्होंने किस तरीके से सारे एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया। तो मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया और उन 8 वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप बोला, और ग्रुप नंबर 1 से लेकर के हमारा जो ग्रुप नंबर 7 तक था वो फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड था, दैट इज ए एंड बी। अब यहाँ पे जो 8th ग्रुप है हमारा, इसमें कोई भी सब ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे सब ग्रुप हैं, जैसे कि हमारा जो ए सब ग्रुप है इसके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, और जो हमारा बी सब ग्रुप है इनके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि पोटेशियम और कॉपर की प्रॉपर्टी सेम हो। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ग्रुप है, जैसे कि हमारा ग्रुप नंबर 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मीन्स सेम ग्रुप कंटेन सेम वैलेंसी। जो ग्रुप नंबर 2 है इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ग्रुप नंबर 3 है इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, ग्रुप नंबर 4 है इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। और जैसे ही हम लोग ग्रुप नंबर 5 पे आएंगे स्टूडेंट्स तो हमारी क्या हो जाएगी, 8 - 5 दैट इज 3, 8 - 6 दैट इज 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 8 - 7 दैट इज 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी ग्रुप की वैलेंसी होगी क्या होगी, 0 रही होगी। ठीक है, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स थे इनको तो ग्रुप बोल दिया, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं यहाँ पे इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, इसको इन्होंने क्या बोला, पीरियड्स बोला। और हम लोग देख सकते हैं कि पीरियड नंबर 4 से लेकर के पीरियड नंबर 6 तक की जो हमारे पीरियड हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज में। अब मेंडलीव ने लास्ट पॉइंट में क्या कहा कि जब भी हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। अब यहीं पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से लेकर 3 तक की ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, और 5 से लेके 8 तक की ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी कुछ इस तरीके से थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसकी बहुत सारे क्या थे, एडवांटेज थे और अचीवमेंट्स थे। तो अब हम लोग उनको देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हम लोग जो है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला इनका एडवांटेज क्या था कि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया तो मेंडलीव ने क्या देखा कि सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो इन दोनों के मास के बीच में क्या है, ह्यूज डिफरेंस है। तो इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका जो मास है वो 10 और 15 के बीच में होगा, जिसकी वजह से इन्होंने न्यू एलिमेंट्स के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से ही गैप्स छोड़ दिए। तो ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, सो ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स को छोड़ा और फ्यूचर में जब नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो वो सारे एलिमेंट्स जो थे इनकी पीरियोडिक टेबल में फिट हो गए। अब सेकेंड एडवांटेज क्या था कि ऑल 63 नोन एलिमेंट्स ग्रुपिंग, कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी थी और उनको क्लासीफाई किया था। थर्ड एडवांटेज क्या आ जाएगा
कि ही ऑल्सो प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब मेंडलीव ने ये तो कहा ही कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, लेकिन मेंडलीव ने उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी बता दिया। यहाँ पे आप लोग देखिए कि एल्युमिनियम के बाद हमारे एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इन्होंने एल्युमिनियम के बाद के एलिमेंट को क्या बोला, एका एल्युमिनियम बोला। एका का मतलब क्या होता है, बाद में, मतलब एल्युमिनियम के बाद। तो मेंडलीव ने क्या किया, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था उसका नाम क्या रख दिया, एका एल्युमिनियम रख दिया, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर दिया। और फ्यूचर में जब नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था गैलियम, ठीक है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी एका एल्युमिनियम के सिमिलर थी। तो इनकी ये भी एक बात ट्रू मानी गई कि इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई और वो सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी। इसी तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इन्होंने सिलिकॉन के बाद एक एलिमेंट के लिए क्या कर दिया, गैप छोड़ा था, जिसको इन्होंने एका सिलिकॉन बोला था। और फ्यूचर में जब वो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई दैट इज़ जर्मेनियम, तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इनकी प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ के क्या हुई, सिमिलर हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो भी इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की वो सारी सही हुई। फ्यूचर में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एक 8th ग्रुप जो था, जो कि हमारा जिसकी वैलेंसी 0 थी, वहाँ पे सारे के सारे नोबल गैसेस क्या हो गए, फिट हो गए। तो ये सारे के सारे जो थे इनके एडवांटेजेस थे इनकी पीरियोडिक टेबल के। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स की जो मेंडलीव थे इनकी भी जो पीरियोडिक टेबल थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही और इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस पाए गए। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि इट इज़ अनेबल टू फाइंड ए फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी ये हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन को नहीं बता पा रही थी। अब मेंडलीव ने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन है इसको जब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रख रहे हैं तो भी ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, और जब ये 7th ग्रुप मतलब कि हेलोजेंस के साथ रखा जा रहा है तो ये हेलोजेंस के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो मेंडलीव जो थे स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए थे। अब जो सेकंड डिसएडवांटेज था स्टूडेंट्स वो क्या था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जब बनाई थी तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो है एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। मीन्स जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले होगा और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो बाद में होगा। लेकिन अपनी पीरियोडिक टेबल को सूटेबल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले पुट कर दिया और जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में पुट कर दिया। सपोज कर लीजिए कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो निकल से ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने जो है उसको पहले पीरियोडिक टेबल में पुट कर दिया और इसके लिए इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया इसको कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है। जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो था इनकी पीरियोडिक टेबल का एक मेजर ड्रॉबैक बन गया। तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। स्टूडेंट्स जब इन्होंने एलिमेंट्स को जो है उनके रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करके अपनी पीरियोडिक टेबल को सूटेबल बनाया तो उसको क्या बोला गया, एनॉमलस पेयर बोला गया। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 3 से 4 एनॉमलस पेयर प्रेजेंट थे। अब थर्ड मेजर ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स कि जो मेंडलीव थे इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो था डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो था इसकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट, सिल्वर और गोल्ड के साथ नहीं मैच कर रही थी, लेकिन इन्होंने उसको सब ग्रुप बना के क्या कर दिया था, एक ही साथ पुट कर दिया था। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने क्या किया कि जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको बहुत दूर रख दिया। तो सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड, जैसे कि सिल्वर और प्लेटिनम। और इनका जो मेजर ड्रॉबैक था डेट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के हम लोगों को 3 आइसोटोप पता है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप जिसका मास 1 होता है, सेकेंड आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, और जो थर्ड आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक मास 3 होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सभी का 1 होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, O8-16 और O8-18। तो एक का एटॉमिक मास 16 होता है और एक का एटॉमिक मास 18 होता है। अब मेंडलीव ने स्टूडेंट्स अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या बोला था कि हम लोग जो है एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। तो हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप हैं, तो मेंडलीव को क्या करना था कि हाइड्रोजन को यहाँ भी रखना था और यहाँ भी रखना था, जो कि सूटेबल नहीं था। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है,
16 है और 18 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे होना चाहिए था और एक ऑक्सीजन कहीं और आगे होना चाहिए था। तो ये भी क्या था, गलत था। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ऑक्सीजन को दो जगह पीरियोडिक टेबल में रख दिया जाए। तो ये भी स्टूडेंट्स इनकी पीरियोडिक टेबल का मेजर ड्रॉबैक था। ये आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे और उनको अपनी पीरियोडिक टेबल में पुट भी नहीं कर पाए थे।